हेलो अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू, वेलकम वंस अगेन। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं बायो की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो बेटा कल नेक्स्ट जो पेपर आपका बायो का है, आज हम उसके पैटर्न के ऊपर बात करेंगे। ये पेपर का पैटर्न किस तरह से है और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर बात करेंगे। बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट टुडेज़ लेक्चर, आपने क्या करना है, सबसे पहले बताना है कि आपका फिज़िक्स का पेपर कैसा हुआ। आपने पूरा पेपर किया, अच्छा पेपर हुआ, जो भी हुआ जैसा भी हुआ आपका पेपर, आपने पहले बताना है कि पेपर कैसा हुआ, ठीक है। उसके बाद हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। बेटा हमारा बायो में टोटल क्वेश्चन है, टोटल मार्क्स आपके 60 मार्क्स का पेपर है, ठीक है। 60 मार्क्स में एक आपका पेपर है जिसमें से 15 मार्क्स आपके MCQs के होंगे, 15 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के होंगे। तो प्रैक्टिकल की डेट तो अनाउंस हो चुकी है, कराची की 27 से आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट है, लेकिन आपके स्कूल का प्रैक्टिकल किस डेट पे वो आपको स्कूल मैनेजमेंट इन्फॉर्म कर देगी। तो उसके अलावा हमारे जो प्रैक्टिकल मार्क्स है इसमें है 60 मार्क्स का आपका बायो का पेपर है, ठीक है। 60 मार्क्स में फर्स्ट सेक्शन MCQs है। MCQs बेटा इसमें क्या है, आपका 30 MCQs आएंगे और 30 मार्क्स के MCQs है, ठीक है। तो 30 मार्क्स के 30 MCQs हैं। प्रीवियस पेपर में क्या था, फिजिक्स में आपके पास आपके 30 मार्क्स थे लेकिन 15 MCQs थे। तो आपने बायो में टाइम का थोड़ा ख्याल रखना है बेटा, क्योंकि थोड़ा लेंदी पेपर होगा आपका। तो आपने क्या करना है, 30 मार्क्स के 30 MCQs है और हर एक MCQs का 1 नंबर होगा, ठीक है। आप कोशिश करें बेटा कि ये 30 मिनट्स में आप इस सेक्शन को कंप्लीट कर लें, ठीक है। 30 मिनट्स में आप इनको कंप्लीट करें, आधे घंटे में आपने अपना सेक्शन ए जो है उसको कंप्लीट करना है। फिर आप चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी हमारे पास है 10 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपने कोई 6, ठीक है, आपने एनी 6 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है। एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है, तो टोटल मार्क्स आपके हो जाएंगे 18 मार्क्स, ठीक है। सेक्शन बी हमारा हो जाएगा। और फिर हम सेक्शन सी की तरफ चलते हैं। सेक्शन सी में आपके पास 4 क्वेश्चंस हैं, 4 में से आपने कोई भी 2 क्वेश्चंस को करना है अटैम्प्ट, और एक क्वेश्चन आपका है 6 मार्क्स का, ठीक। अच्छा, अब इसमें करना क्या है, सेक्शन बी की तरफ हम जब आएंगे तो सेक्शन बी में बेटा पहले पेपर के पैटर्न से पहले मैं आपको ये बता दूं कि बायो का पेपर थोड़ा लेंदी होगा। जो आपने बाकी सब्जेक्ट से पेपर दिए उसके निस्बत बायो का लेंदी होता है थोड़ा पेपर, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी टाइम ज़ाया ना हो, टाइम वेस्ट ना करें, पेपर जितना जल्दी स्टार्ट करें और टाइम को थोड़ा सा मैनेज करके स्टार्ट कीजिएगा कि टाइम का ख्याल रखना है। क्योंकि देखिए बेटा आपके पूरे साल की जो मेहनत है वो सिर्फ इन 2 जो घंटे हैं, इसमें टाइम बहुत कीमती है। इस पूरे 2 घंटे में आपके पूरे साल जितने भी मेहनत की है वो सब इस 2 आवर्स में जो है वो पता चलेगी कि भाई आपने क्या, उसका सारा रिजल्ट इसी टाइम में निकलेगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा टाइम का ख्याल रखिएगा। इसके बाद सेक्शन ए तो आपका हो जाएगा। अच्छा, सेक्शन ए, अब हम सेक्शन ए की तरफ आते हैं। 30 MCQs आएंगे, 1 नंबर का 1 MCQs है और आपने पूरे के पूरे करने, 30 मार्क्स होंगे। MCQs कहाँ से करने, MCQs आपने करने बुक ले लें, बुक के जो लास्ट चैप्टर के लास्ट में आपके MCQs गिवन है, ठीक है। मैंने मार्क भी करवाए थे सबको, तो उन MCQs की तैयारी कर लें। और पेपर आपके पेपर में जो आते हैं MCQs तो बेटा वो उसी बुक में से ही लिए हुए होते हैं, ठीक है, MCQs। उसके अलावा एक और जो है आपने करना कहाँ से, आप जो क्वेश्चंस याद करेंगे, ठीक है, जो भी आप क्वेश्चंस शॉर्ट में और लॉन्ग में याद करें तो उनको आप एक दफ़ा इस तरह से पढ़कर याद कीजिएगा, ठीक है, कि उनमें से भी MCQs आ सकते हैं। जो भी आप क्वेश्चंस याद करें उनकी लाइन्स को रीड इस तरह से करें कि उनमें से भी MCQs आ सकते हैं, ठीक है। तो आपके MCQs होंगे, बुक से तैयारी करनी है, बुक के लास्ट में जो MCQs गिवन है, और उसके अलावा जो क्वेश्चंस आप याद करें उनको इस तरह से याद कीजिएगा कि अगर उनसे कोई क्वेश्चन MCQs आए तो आप कर सकें, ठीक है, समझ के। तो MCQs का सेक्शन तो हमारा हो जाएगा इस तरह से कंप्लीट, ठीक है। आपके पास इस तरह से होता है कि बेटा हमारे जो MCQs आते हैं वो बुक में से ही आते हैं, ठीक। लास्ट जितने भी टाइम आपके ईयर्स में आए वो बुक में से ही MCQs आए। हाँ, पहले ये होता था कि 18 या 15 आपके MCQs होते थे तो आपके बुक में से आते थे। इस दफ़ा आपके 30 MCQs हैं, तो चांसेस हैं कि आपकी बुक के अलावा भी MCQs आएँ, ठीक है। तो बुक के अलावा भी MCQs आ सकते हैं, तो आप क्वेश्चंस को इस तरह से पढ़िएगा, उन्हीं में से आपके MCQs लिए हुए होते हैं। अब हम आते हैं बेटा सेक्शन बी की तरफ। तो सेक्शन बी का मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, उसमें आपके क्वेश्चंस होंगे, उस लिंक को ओपन कीजिएगा और उसमें क्वेश्चंस होंगे सेक्शन बी के शॉर्ट क्वेश्चंस, आप उनकी प्रिपरेशन कर लीजिएगा, ठीक है। तो सेक्शन बी तो हमारा इस तरह से हो जाएगा, आपने करने कोई भी 6 होंगे। अब एक क्वेश्चन जो सेक्शन बी से स्टूडेंट का आता है कि किन क्वेश्चंस के साथ डायग्राम हमने ड्रॉ करनी है और किन के साथ हमने डायग्राम को नहीं ड्रॉ करना, ठीक है। तो डायग्राम बेटा आपने किन क्वेश्चंस के साथ करनी है, वो क्वेश्चंस सपोज आपसे पूछा है क्वेश्चन में डिफाइन न्यूक्लियस, ठीक है, या डिफाइन माइटोकॉन्ड्रिया, तो आपने क्या करना है, माइटोकॉन्ड्रिया की डेफिनेशन लिखनी, ठीक,
और उसके बाद या फिर डिफाइन न्यूक्लियस आपके पास आया क्वेश्चन, डिफाइन न्यूक्लियस, तो आपने न्यूक्लियस की डेफिनेशन लिखी। उसके अलावा क्योंकि सिर्फ डेफिनेशन पूछी तो आप उसके साथ एक डायग्राम ड्रॉ कर दें, सिंपल सा है, ईजी सा है। अब अगर आपके पास क्वेश्चन आता है डिफाइन मस्कुलर टिश्यू, ठीक है, तो मस्कुलर टिश्यू अगर आपसे पूछ रहे हैं 3 नंबर के लिए, तो मस्कुलर टिश्यू के आगे और टाइप्स भी हैं, 3 टाइप्स हैं, तो आप उनको भी लिखोगे, 3 टाइप्स भी डिफाइन करोगे, तो वहाँ पे आपको डायग्राम ड्रॉ करना ज़रूरी नहीं, ठीक है। वो क्वेश्चंस जिनमें शॉर्ट से क्वेश्चंस हैं उनके डायग्राम भी शॉर्ट हैं, तो वो आप ड्रॉ कर लें। उसके अलावा जिन क्वेश्चंस में, क्योंकि 3 नंबर का सवाल है ना आपका, तो इतना हमने लेंथी नहीं देना, इतनी सारी चीज़ें नहीं देनी, नंबर आपके 3 ही मिलेंगे आपको, ठीक। इसके अलावा जब आप शॉर्ट सेक्शन करें तो बेटा शॉर्ट सेक्शन में कोशिश करें ऐसे क्वेश्चंस करें जिनके नंबर आपको पूरे के पूरे मिलें। अब किस तरह के क्वेश्चंस, मिसाल के तौर पे आप ले लें, आप सपोज करें आप सेल थ्योरी का क्वेश्चन है, सेल थ्योरी में आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है, आप बुक में देखें तो बुक में भी 3 पॉइंट्स हैं, आप किसी नोट्स को अगर आप ले लें तो नोट्स में भी वही 3 पॉइंट्स, 3 लाइन्स वो हर जगह आपको मिलेंगी। तो सेल थ्योरी में तो आपके चांसेस ही नहीं है कि आपके नंबर माइनस हों, पूरे के पूरे 3 मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी ऐसे क्वेश्चंस करें जिनमें आपको हो कि आपके नंबर माइनस नहीं होंगे। अब जैसे आपके पास आता है क्वेश्चन, आपके पास शॉर्ट नोट आपसे पूछा, ठीक है, शॉर्ट नोट आप लिखें न्यूक्लियस पे, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया पे आपसे पूछा है कि आपने कहना है माइटोकॉन्ड्रिया पे शॉर्ट नोट लिखें। तो अब आपने क्या किया, स्ट्रक्चर लिख लिया, आपने फंक्शन नहीं लिखा। तो अकॉर्डिंग एग्जामिनर के अकॉर्डिंग अगर शॉर्ट नोट में फंक्शन भी होना चाहिए तो डिडक्शन के चांसेस हैं, या फिर आपने फंक्शन लिख लिए, स्ट्रक्चर नहीं लिखा, और एग्जामिनर के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर भी होना चाहिए, तो भी आपके नंबर माइनस होंगे। और अगर आपने दोनों लिखे, स्ट्रक्चर भी किया, फंक्शन भी किया, लेकिन थोड़ा लेंदी आपने क्वेश्चन कर लिया, तो 3 नंबर का क्वेश्चन है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो इस तरह से के क्वेश्चन से थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, कोशिश करें ऐसे क्वेश्चन करें जिनके नंबर्स पूरे पूरे मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। अब इसी तरह से आपके पास आती हैं ब्रांचेस आ जाती हैं, डेफिनेशंस आ जाती हैं, तो उनके आपके पास ब्रांचेस अगर आपसे पूछी तो उनके नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे, ठीक है। आपने एज इट इज़ डेफिनेशन लिख लेनी है तो उनके मार्क्स पूरे के पूरे होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस करें जिनके नंबर पूरे मिलने के चांसेस हों, ठीक है। अब हम आते हैं बेटा, हमारा डायग्राम का टॉपिक भी हो गया कि भाई डायग्राम आपने किन में करना है, जो ऑलरेडी शॉर्ट टॉपिक्स पूछे हों और उनके डायग्राम्स भी शॉर्ट हों, उनके डायग्राम्स ड्रॉ करने। बाकी जो आपसे पूछा ही इतना डिटेल में पूछ रहे हैं, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन में, शॉर्ट सेक्शन में जो आपसे लेंदी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, या फिर 2-3 टाइप्स किसी की पूछ ली, किसी क्वेश्चन की टाइप्स पूछी कि आपने टाइप्स को भी डिफाइन करना है, तो वहाँ पर आपने डायग्राम ड्रॉ नहीं करना, ठीक है। अब हम आते हैं बेटा अपने सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी में आपने 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन करने थे। 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो क्वेश्चन मैंने लिख लिए हैं। अब क्वेश्चन 1 हमारे पास है फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस मैंने टॉपिक लिखा है, इसका ये मतलब नहीं कि आपके पास एक ही क्वेश्चन में पूरा का पूरा फोटोसिंथेसिस का जो टॉपिक है वो पूरा आएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। आपसे फोटोसिंथेसिस में पूछ सकते हैं, आपको डेफिनेशन आनी चाहिए फोटोसिंथेसिस की, इक्वेशन आनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा फोटोसिंथेसिस में आपसे पूछ सकते हैं लाइट रिएक्शन या अगर पेपर में फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन आया तो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में से कोई एक आएगा, ठीक है। आपको क्या करना होगा, फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन, इक्वेशन करनी होगी, और लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों में से कोई एक पेपर में पूछा होगा, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस में तो आपका ये हो जाएगा। इसके बाद आपके पास आता है बेटा 5 किंगडम सिस्टम। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, इसमें हमने अभी पढ़ा कि हमारे पास एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का है। तो 5 किंगडम सिस्टम में आपके 5 किंगडम्स हैं, तो 5 पॉइंट्स हो जाएंगे, तो 5 मार्क्स हो जाएंगे इसके। अब 1 नंबर कम पड़ रहा है, तो इसमें आपने क्या करना होगा, इसमें आपने इंट्रोडक्शन देना होगा, ठीक है, तब जाकर आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। 6 मार्क्स के लिए आपने इंट्रोडक्शन देना है तो आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। इंट्रोडक्शन के अलावा वो स्टूडेंट्स जिनको लगता है बेटा आप में से कि आपकी लर्निंग अच्छी है, आप अच्छा याद कर सकते हैं और आपकी राइटिंग स्पीड जो है वो ज़्यादा है, तेज़ है, आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी है, तो आप क्या करेंगे कि इस यहाँ पर एक फ्लो चार्ट इसी क्वेश्चन के ऊपर होगा बुक में, उसको भी ड्रॉ कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो ड्रॉ कर लें, अदरवाइज़ ना भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके साथ आपने इंट्रोडक्शन लाजमी देना है, ठीक है। कोई एक ऐसी चीज़ ऐसी लाजमी देनी है जिसकी वजह से आपको 6 मार्क्स मिले, अदरवाइज़ आपको 5 मार्क्स ही मिलेंगे 5 किंगडम सिस्टम अगर आपने किया और इंट्रोडक्शन नहीं किया तो, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन लाजमी देना है आपने। इसके बाद बेटा आपके हमारे पास, अच्छा इसमें हम फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में आप देखिएगा क्रोमोसोम की डायग्राम आपके पास एक है जिसमें आपका लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन का रिलेशन आपस में जो है बता रहे हैं, आपकी बुक में आपकी डायग्राम होगी,
चैप्टर नंबर 7 में फोटोसिंथेसिस के चैप्टर में ही, फोटोसिंथेसिस का टॉपिक जिस चैप्टर में, तो वहाँ पर एक है क्रोमोसोम की डायग्राम जिसमें लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन का रिलेशन आपस में जो है वो डिस्कस किया। तो उस डायग्राम को एक नज़र देख लीजिएगा, उस डायग्राम की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं बेटा थर्ड क्वेश्चन की तरफ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम आपके पास बुक में इस चैप्टर में एक ही टॉपिक डिस्कस किया हुआ है, एक ही टॉपिक दिया है आपको एंजाइम का। तो आपने कोई से भी 6 या 7 कैरेक्टर्स जो है उनकी प्रैक्टिस कर लेनी है और उनको ही लिख लेना है, ठीक है। 6 या 7 कैरेक्टर्स की प्रैक्टिस कर लेनी है। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बेटा, ट्रांसपरेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस। ट्रांसपरेशन की डेफिनेशन और उसके बाद सिग्निफिकेंस लिखने हैं आपने। अच्छा, एक जो स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं इसमें के सिग्निफिकेंस में कि उनके पॉजिटिव इंपॉर्टेंस लिखें या नेगेटिव लिखना है। तो बेटा सिग्निफिकेंस में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, ठीक है। तो आप पॉजिटिव इंपॉर्टेंस और नेगेटिव इंपॉर्टेंस दोनों लिखेंगे सिग्निफिकेंस में, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन आता है एनिमल टिश्यू का। एनिमल टिश्यू का क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है और उसके अलावा ये थोड़ा काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है। इसमें काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि लिखना हमें क्या क्या है। तो इसको मैंने अलग से करके रखा है ताकि मैं इसको आपको समझा सकूं कि बेटा आपने करना क्या क्या एनिमल टिश्यू में। एनिमल टिश्यू में आपके पास अगर लॉन्ग में क्वेश्चन आया कि आपने डिफाइन एनिमल टिश्यू, अगर डिफाइन एनिमल टिश्यू आया, ये शॉर्ट नोट जो भी आपको लिखना है, तो आपने किस तरह से करना होगा। एनिमल टिश्यू जब आपसे पूछा होगा तो आपने इन चारों को डिफाइन करना है, ठीक। इन चारों को डिफाइन करने के बाद आपने करना है एपिथेलियल टिश्यू। आपके पास अगर आया सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू ही इतना लेंदी टॉपिक है आपका, काफ़ी ज़्यादा लेंदी है, तो आपने इसको पूरे को नहीं लिखना। आपने लिखना क्या है बेटा, एपिथेलियल टिश्यू की आपने इंट्रोडक्शन एपिथेलियल टिश्यू का करना है। इंट्रोडक्शन के बाद टाइप्स की हेडिंग डालिएगा, टाइप्स लिखिएगा, सिंगल लेयर, डबल लेयर, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल और उसके बाद सिंगल एपिथेलियल, उन दोनों की डेफिनेशन आएंगी, ठीक है। उसके बाद इसकी टाइप्स पर आइएगा और टाइप्स के जस्ट नेम लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे कनेक्टिव टिश्यू पे। कनेक्टिव टिश्यू का आपने इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन देने के बाद आपने इसकी टाइप्स की हेडिंग डालनी है और टाइप्स के नाम लिख देने, ठीक है। इसके 4 टाइप्स हैं, ब्लड है, कार्टिलेज हो गया, बोन हो गई, इस तरह के जो इसकी टाइप्स हैं उनके नेम जस्ट लिखने हैं। फिर आपने मस्कुलर टिश्यू, मसल टिश्यू पे आ जाना है, या मस्कुलर टिश्यू आप कुछ भी कहते हैं, दोनों में से दोनों सही है। तो आपने मसल टिश्यू पे आना है और इसमें क्या करना है, अगेन इसमें आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, इंट्रोडक्शन, और उसके बाद इसकी टाइप्स के नेम लिख देने हैं। फिर आप आएंगे नर्वस टिश्यू पे। नर्वस टिश्यू की डेफिनेशन आएगी, क्योंकि इसकी टाइप्स हैं नहीं तो हम आगे नहीं लिखेंगे, सिर्फ डेफिनेशन लिख लेंगे, ठीक। तो इस तरह करके हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मुझे इस तरह लग रहा है कि हो सकता है ये क्वेश्चन इस तरह भी आ जाए बेटा कि सिर्फ आपसे एपिथेलियल टिश्यू पूछा जाए पेपर में। अगर सिर्फ आपसे एपिथेलियल टिश्यू पूछा तो फिर आपको एपिथेलियल टिश्यू को डिफ़ाइन करना है, उसके साथ इसकी सारी टाइप्स को भी पूरा एक्सप्लेन करना होगा, पूरा डिफ़ाइन करना होगा। अगर एपिथेलियल टिश्यू अलग से सेपरेटली आए, अगर आपसे सिर्फ एनिमल टिश्यू पूछा तो फिर आपने इन सब की डेफिनेशन करनी है, ठीक है, इंट्रोडक्शन, और उसके बाद टाइप्स जो इनकी हैं उन टाइप्स के जस्ट नेम लिख लीजिएगा, तो आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद बेटा हम आते हैं डायग्राम की तरफ, ठीक है। आपके क्वेश्चन में डायग्राम अगर है तो डायग्राम के टॉपिक से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि बेटा जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि वो डायग्राम्स अच्छी ड्रॉ कर लेते हैं, अच्छी डायग्राम्स उनको ड्रॉ करनी आती है, उनकी ड्राइंग अच्छी है, तो डायग्राम में क्या होती है, 2 चीज़ें होती हैं कि डायग्राम में आपके पास एक तो है टाइम और एक होता है मार्क्स। अगर आप सेक्शन सी की बात करें तो इसका जो डायग्राम हमारी बुक में जो सबसे ज़्यादा लेंदी है, वो डायग्राम जो सबसे ज़्यादा टाइम लेता है, टाइम टेकिंग है, तो वो है ह्यूमन हार्ट और एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। ये 2 डायग्राम्स ऐसे हैं जिसमें काफ़ी टाइम लगता है, ये टाइम लेते हैं। अगर हम इनकी बात करें तो इसमें कम से कम जो है आपका वो स्टूडेंट जिनकी बस नॉर्मल प्रैक्टिस है, इतनी ज़्यादा ख़ास प्रैक्टिस नहीं है, तो बेटा लॉन्ग सेक्शन के लिए आपका एक डायग्राम ही 30 मिनट्स ले लेता है आराम से, ठीक है। वो भी इस तरह के, अगर आप ह्यूमन हार्ट की बात करें या एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो ये आराम से 30 मिनट्स आपके लगते हैं इस डायग्राम को ड्रॉ करने में, तो आपका टाइम इसमें काफ़ी लगता है। फिर उसके बाद मार्क्स की बारी, तो पहले तो कोशिश करें इनकी आपकी अच्छी तैयारी अगर है, अगर काफ़ी अच्छी तैयारी आपकी है तो आप डायग्राम करिएगा, अदरवाइज़ मत कीजिएगा। काफ़ी अच्छी तैयारी से मुराद, अब स्टूडेंट कहते हैं कि आप डायग्राम की प्रैक्टिस किस तरह से करें, आप इस तरह से करें, अगर एक डायग्राम आपने 30 मिनट्स में ड्रॉ किया, दोबारा ड्रॉ करेंगे ना उस डायग्राम को तो कोशिश करें 25 मिनट्स में करें, थर्ड टाइम जब करें तो 20 मिनट्स में, इस तरह से टाइम को देखते रहें, कम से कम करते रहें टाइम, ठीक है। तो इस तरह से करके आपकी होगी, कोशिश करें कि सेक्शन सी का एक क्वेश्चन 15 मिनट्स में आप करें, एक क्वेश्चन, मतलब कि डायग्राम अगर आपने ड्रॉ की तो एक डायग्राम ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 15 मिनट्स में कंप्लीट हो जाए, ठीक है।
अगर आपको लगता है कि आप 15 मिनट्स में डायग्राम बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, तो आप डायग्राम का क्वेश्चन कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा, वरना बेटा आपका पेपर कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि लेंथी पेपर है आपका, तो कंप्लीट नहीं होगा अगर आपने 15 मिनट से ज़्यादा टाइम अगर एक डायग्राम में लिया, लॉन्ग सेक्शन का एक क्वेश्चन करने में 15 मिनट से ज़्यादा टाइम अगर लिया आपने, तो आपका पेपर कंप्लीट नहीं होगा। तो कोशिश कीजिएगा कि आप जो है 15 मिनट्स में कर सकते हैं तो करें, अदरवाइज़ नहीं करें। एक और चीज़ जो है आपकी डायग्राम से रिलेटेड, डायग्राम में जिनको लगता है कि वो काफ़ी अच्छे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं और काफ़ी अच्छे मार्क्स उनके आ सकते हैं, तो बेटा डायग्राम में दो चीज़ें होती हैं। आपके पास एक तो होता है डायग्राम में मार्क्स, आपको करना होता है, दो चीज़ें आपकी चेक की जा रही होती है डायग्राम में, एक आपकी ड्राइंग चेक की जा रही होती है, ठीक है, उसके बाद लेबलिंग, दो चीज़ों के नंबर होते हैं। अब आपके पास सेक्शन सी में ह्यूमन हार्ट का डायग्राम, ठीक है, अगर ये पेपर में सपोज करें ह्यूमन हार्ट का डायग्राम आ गया, तो इसका डायग्राम के मार्क्स है 6, ठीक है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इसमें से हाफ मार्क्स, 3 मार्क्स आपकी ड्राइंग के होंगे, आपने किस तरह से ड्रॉ किया, और 3 मार्क्स आपकी लेबलिंग के होंगे, दोनों को मिलाकर आपके 6 मार्क्स बनेंगे। अगर आपने अच्छे से ड्रॉ किया लेकिन लेबलिंग नहीं की तो बेटा फ़ायदा नहीं है, नंबर आपको 3 ही मिलेंगे, 3 मार्क्स ही मिलेंगे, अगर आप चाहे जितना भी अच्छा बना लें। ठीक है, तो लेबलिंग और डायग्राम दोनों, ड्राइंग आपकी चेक की जा रही होती है, ड्राइंग और लेबलिंग दोनों को मिलाकर आपके 6 मार्क्स बनते हैं। सेकंड चीज़ एक और बेटा डायग्राम में क्या होती है कि कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि बुक की डायग्राम जो है वो थोड़ी सी मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है, तो वो नेट से सर्च करके निकाल लेते हैं या फिर किसी दूसरी बुक से रेफरेंस बुक्स वगैरह लेकर आते हैं, उसमें से डायग्राम कर लेते हैं। ठीक है, कोशिश करें, बोर्ड की अगर बात करें तो बोर्ड एग्जाम्स के लिए कोशिश करें बेटा कि आप अपनी बुक वाली डायग्राम को जो है, जो बुक की डायग्राम है वही करें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अगर आप फिर भी बाहर किसी दूसरी जगह से डायग्राम ड्रॉ करके किसी दूसरी जगह से देखकर डायग्राम करें, बुक वाली डायग्राम नहीं कर रहे, तो फिर आप कोशिश करें कि लेबलिंग आप अपनी बुक वाली करें, क्योंकि आप जब भी कहीं से भी नेट से आप अगर कोई डायग्राम लें या किसी भी बुक से लें तो आपकी क्या होती है, लेबलिंग चेंज होती है। उसके अलावा ड्राइंग भी चेंज होती है लेकिन लेबलिंग चेंज होती है। तो अगर आप कहीं से, ज़्यादा बेहतर है कि बुक वाली डायग्राम ही ड्रॉ करें। अगर आप कहीं और से देख रहे हैं डायग्राम, ठीक है, तो लेबलिंग जो है वो बुक वाली करिएगा, जो बुक में लेबलिंग है उसी को लेकर चलिएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा कि डायग्राम में आपके टाइम और मार्क्स दोनों चीज़ों पे आपने देखना है कि 6 मार्क्स के लिए आप सिर्फ 15 मिनट्स आप दें, अगर डायग्राम को दे सकते हैं 15 मिनट्स में आपको लगता है कि आप डायग्राम नहीं ड्रॉ कर सकते तो बेटा आप कोई दूसरा क्वेश्चन कर लें, डायग्राम मत कीजिएगा। उसके अलावा डायग्राम में आपके 3 मार्क्स ड्राइंग के हैं और 3 मार्क्स आपकी लेबलिंग के, दोनों को मिलाकर 6 मार्क्स बनेंगे। आप कितना बेहतरीन से बेहतरीन भी डायग्राम ड्रॉ करें, अगर और आपने लेबलिंग नहीं की तो नंबर 3 ही मिलेंगे, 6 नहीं मिल सकते, क्योंकि आपके डिवाइड है ना, डायग्राम के नंबर अलग है, लेबलिंग के मार्क्स अलग हैं, तो दोनों चीज़ों के मिलाकर फिर आपको 6 बनेंगे। आप अगेन मैं यही कहूँगी कि अच्छा, और एक स्टूडेंट एक क्वेश्चन इस पर डायग्राम से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर हम बायो के पेपर में डायग्राम ना करें तो हमारा पेपर में कोई इससे फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, या डायग्राम लाजमी हमने हर हाल में करनी है। तो बेटा देखें, आपको नंबर मिल रहे हैं जो आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं, अगर आपको लगता है उसमें नीड नहीं है डायग्राम की तो आप डायग्राम के बगैर भी पेपर कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि कोई डायग्राम आप पेपर में करें। ठीक है, डायग्राम करें तो बेहतर है, वरना आपको अगर लगता है कि डायग्राम के बगैर भी आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जिसमें लाजमी डायग्राम ड्रॉ करनी है, तो आप बगैर डायग्राम के भी पेपर कर सकते हैं। ठीक, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं बेटा, डाइजेशन इन स्टमक, ठीक है, और ओरल कैविटी, दोनों में से किसी एक पे हो सकता है आ जाए। तो आप अगर बुक में देखेंगे तो फंक्शन ऑफ स्टमक है और फंक्शन ऑफ ओरल कैविटी है। तो आपने अगर ओरल कैविटी कर रहे हैं तो बेटा ओरल कैविटी की जो पॉइंट्स बुक में लिखे हैं आपने उन सब हेडिंग्स को याद करना है, और अगर स्टमक का कर रहे हैं, फंक्शन ऑफ स्टमक आपका है, तो स्टमक को करते हुए आपने क्या 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। स्टमक में आपने किस चीज़ की डाइजेशन होती है, स्टमक में आपकी डाइजेशन होती है प्रोटीन की, तो आपने प्रोटीन का जिक्र लाजमी करना है। ठीक है, उसके अलावा रोल ऑफ पेप्सिन एंजाइम, ठीक है, उसका जिक्र लाजमी करना है, और उसके अलावा HCl का जिक्र, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जिक्र लाजमी करना। ये कुछ चीज़ें जिनको आपने अगर ये स्टमक का कर रहे हैं टॉपिक तो उसमें लाजमी इन 3 पॉइंट्स को यूज़ करना है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है कंपोजिशन ऑफ ब्लड, इस क्वेश्चन की तरफ आप देख लीजिएगा। कंपोजिशन ऑफ ब्लड में आपने ब्लड की डेफिनेशन करनी है, फिर उसके बाद कंपोनेंट्स वगैरह पर चले जाइएगा, आप कंपोनेंट्स भी लिख लीजिएगा। कंपोनेंट्स में कौन से कंपोनेंट्स हैं ब्लड के, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, RBCs, WBCs, ठीक है, तो उनको आपने डिफाइन करना है पूरा। फिर उसके बाद आप जब अगर ब्लड का टॉपिक कर रहे हैं तो बेटा डिसऑर्डर ऑफ ब्लड को भी देख लीजिएगा। ठीक है, ब्लड डिसऑर्डर है उसको भी एक नज़र देख लीजिएगा।
और इन क्वेश्चंस को की अच्छे से प्रिपरेशन कर लें, इंशाल्लाह पेपर बहुत अच्छा होगा। एक बार दोबारा से बता देती हूँ बेटा, एमसीक्यूज़ आपने करने हैं बुक के, ठीक है। बुक में आपके बैक साइड में हर चैप्टर वाइज आपके एमसीक्यूज़ थे, मैंने मार्क भी करवाए थे। अगर किसी का प्रॉब्लम है नहीं है तो आप मुझे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। सेकंड सेक्शन आप, और इसमें आपके 30 मार्क्स का एमसीक्यूज़ हैं, 30 के 30 करने। सेक्शन सी में आपके 10 में से 6 क्वेश्चन करने, ठीक। क्वेश्चन में कोशिश करें, ऐसे क्वेश्चंस करें जिनका आपको पता हो कि भाई इनके मार्क्स हमें बिल्कुल 3 के 3 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिसे नोट आपसे पूछ लिया या इस टाइप की चीज़ें, तो वो उनको थोड़ा कोशिश करें, थोड़ा अवॉइड करें उन क्वेश्चन से, ठीक है, क्योंकि उसमें नंबर जो आपके मार्क्स डिडक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके बाद आपके पास आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपके पास 4 क्वेश्चन हैं, 4 में से 2 करने हैं आपने, ठीक है। और हमारे पास डायग्राम का था, तो अगर आप डायग्राम पेपर में ड्रॉ करते हैं तो आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है, टाइम का सबसे ज़्यादा, क्योंकि डायग्राम सबसे ज़्यादा टाइम लेता है और पेपर पता नहीं चलता, एक क्वेश्चन की वजह से आपके पूरा पेपर रह जाता है, ठीक है। तो कोशिश करें पहले आप अपना थ्योरी का करें पूरा कंप्लीट, उसके बाद डायग्राम पे जाएं। और अगर आपको यकीन है, आपको आइडिया है कि आप 15 मिनट्स में डायग्राम कंप्लीट कर सकते हैं, तो आप डायग्राम कीजिएगा, अदरवाइज़ मत कीजिएगा, पेपर आपका वरना रह जाएगा, ठीक है। डायग्राम अगर आप करेंगे तो बेटा इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि डायग्राम में आपके ड्राइंग के 3 मार्क्स होते हैं और लेबलिंग के 3 मार्क्स हैं, दोनों को मिलाकर 6 मार्क्स मिलेंगे। चाहे आपका पेपर कितना या डायग्राम कितना अच्छे से अच्छा हो, आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगर इनमें से कोई एक चीज़ कम की तो उसके नंबर नहीं मिलेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। शॉर्ट क्वेश्चन का जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप उसमें देख लीजिएगा, वहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, उनकी प्रिपरेशन कर लीजिएगा। और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो इन टॉपिक से रिलेटेड तो आप पूछ लीजिएगा। जो आपका इस साल के लिए इम्पॉर्टेंट है, प्लांट टिश्यू था, प्लांट टिश्यू को छोड़ दीजिएगा, उसकी तैयारी मत कीजिएगा। एनिमल टिश्यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टॉपिक इस साल के लिए। तो उसमें अगेन 2 तरीके से एनिमल टिश्यू आ सकता है, या तो आपको बोला जाएगा पूरा क्वेश्चन को आप जो है एनिमल टिश्यू को डिफाइन करें, तो आपने इन चारों की डेफिनेशंस करनी है, ठीक है, एक्सप्लेन करना है चारों को, और उनकी टाइप्स के नाम जस्ट लिख लीजिएगा। या फिर अगर ये क्वेश्चन इस तरह से आया कि आपको एपिथेलियल टिश्यू को पूरा एक्सप्लेन करना है, तो बेटा आपने एपिथेलियल टिश्यू की डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस, और उसके अलावा एपिथेलियल टिश्यू की आगे जितनी टाइप्स हैं उन सब को आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो बस इसका ख्याल रखिएगा, पेपर में जो चीज़ पूछी गई है नंबर के हिसाब से देखिएगा कि कौन सी चीज़ कितने मार्क्स की है, उसके अकॉर्डिंग पेपर करिएगा। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो बेटा 6 मार्क्स के हिसाब से ही कीजिएगा, इतना शॉर्ट मत कीजिएगा, नंबर नहीं मिलेंगे आपके हिसाब से। अगर वो क्वेश्चन कंप्लीट हो भी, एग्जामिनर के हिसाब से 6 मार्क्स का क्वेश्चन अगर नहीं बनता तो वो 6 मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इसका ख्याल रखिएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और पेपर लास्ट पेपर है, पूरा करके आइएगा, अच्छे से करके आइएगा। ये लास्ट चांस है आपके पास, जितने नंबर्स आप इसमें गेन कर सकते हैं तो आप कर लें, फिर उसके बाद रिज़ल्ट ही आएगा आपका, और इंशाल्लाह बहुत अच्छा पेपर भी होगा और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि तैयारी तो हमारी बहुत अच्छी हो चुकी थी इस सब्जेक्ट की, ठीक है। और फिर भी कोई क्वेरीज हो आपकी, या फिर कोई क्वेश्चन किसी चीज़ में कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी आंसर दूँ, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, पेपर कंप्लीट करके आइएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।